उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 51 आवाज विभा मिश्रा। इस उपन्यास का पिछला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे न चंदर? हाँ हाँ जरूर से, फिर वक्त पर कोई बहाना न बना देना। जरूर आऊंगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ न खींच लेना। उसका गला रुक गया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागे हूँ देवता, तुमने क्या बनाया था और अब क्या हो गई। देखो अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बंबई से सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने बहुत प्यार से कैलाश को गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफार्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफार्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे सफेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई तो उसके तनमन को एक गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। बहुत घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था उसकी पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब कभी लेटता तो लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पाटी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अभी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहाँ कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा गृह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़ककर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पीसे हुए पूजा के गीत फिर से सस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा के फूलों की पंखुड़ियों में फिर से रस छलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर से सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की बंसी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से कर रहा था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी? वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिनती का एक खत आया। बिनती ने उसे दिल्ली बुलाया था और डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला जाए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिनती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बंबई जाएंगे। सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थी। चंदर, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भाभी श्रीमती के नाप की थी?
वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह, और जो तुमसे कहा आई हूँ उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है, तुम्हारी सुधा। और हाँ लाला जी, मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो बंबई चल दिया होगा। बंबई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयरमेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पसोपेश में पड़ गया, दिल्ली जाए या न जाए। वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था। और अब वह सुधा से वादा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे। चंदर केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर जाए, वह उनका सपना था। चंदर को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने यह सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला आएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी, तार वाला था। साइकिल खड़ी कर वह लान पर चला आया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ, स्टेशन पर सरकारी कार होगी स्लेटी रंग की। उसके मन ने फौरन कहा, चंदर हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती थी। 11 बजे थे, अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रख लिए, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती, ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदर ने 2nd क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्तरावार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में एक मारवाड़ी दंपत बैठी थी जो 2nd क्लास का किराया खर्च करने के प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दाल मोठ से उदरपूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करते हैं। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निसंकोच उनके पृथुल उदर पर कर प्रहार करके कहा, हो देखो रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछलकर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी, जल्दी सामान उतार। लुट गए राम, ये तो जंगल है, कहते थे जेवर न ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई और अंदर ज्यों ही घुसी कि मारवाड़ी बोला, बुढ़ी यह 2nd क्लास है। होई 2nd 3rd तो सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डिब्बों का वर्गीकरण को भी माया जाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से ही संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो थी नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया के भक्त होता। जब उसने कहा, गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ से। गार्ड का तो दमाद लगत है जौन बुलई है, मोटका कद्दू। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी।
वहां यह अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूमकर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे? कहाँ जाओगी माई? कानपुर जा बन। लेकिन यह तो गाड़ी दिल्ली जाएगी। तुम बोलियो टुप से, हम ऐसे धमकावे में न आए। ये कानपुर जाइए। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओह बुआ जी, सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पांव छुए। बुआ जी बिंद्रावन से आ रही थी। वह बैठ गई। बोली, वो नटनिया मर गई कि अभी है? कौन? वो है बिनती। मरेगी क्यों? भैया सुकुल ते हमार कुल डुबोई दिहन, लेकिन जैसे वो हमरे बिटिया के मड़वा तर से उठाए लिहन, वैसे भगवान चाहिए उन्हों के लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे को है? हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछ समर्थ है तो सुकुल को बदला मिली है। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।